आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो चलिए देवभूमि समाचार की शुरुआत कर लेते हैं। ये खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के रोशनाबाद खेल स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संबोधन देते हुए भी नजर आए। इस दौरान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव गांव-गांव की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में सशक्त मंच बन चुका है और ये फिट इंडिया और स्पोर्ट्स इंडिया के संकल्प को मजबूत भी करता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों में सक्रिय सहभागिता का भी आह्वान किया और बालिकाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना भी की। समापन अवसर पर विजेता और उप विजेता टीमों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, ज्यादा अंक अर्जित करने वाले पर जो ट्रॉफी है विधानसभा कानपुर ने जीती और कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गई। आज सांसद खेल महोत्सव 2025 का ये समापन का कार्यक्रम था। आज जितनी भी फाइनल टीम थी और कुछ खेल यहाँ पर आज प्रदर्शन के लिए किए गए, यानी कि उनका फाइनल हुआ है और जो तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको आज यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि इन खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में एक लिमिट है, तो उससे बाहर भी जो लोग खेलना चाहते हैं वो भी इन खेलों में भाग लें। बहुत अच्छा सफल आयोजन रहा, जिसमें 7-8 हज़ार से ज़्यादा खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ खेल प्रेमी वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। बढ़ेंगे आगे। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू समुदाय पर लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ रुद्रपुर में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला, जहां रुद्रपुर के इंदिरा चौक पर हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन करके जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते इंदिरा चौक पर माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया, जिसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए चौक के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और प्रदर्शन पर नजर बनाए रखी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने तीखी नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को मानवता पर हमला बताया। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर अब सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। ये देश शर्मसार नहीं हुआ है भाई साहब। इस देश के लोगों में, सनातन धर्म के लोगों में बहुत आक्रोश है बांग्लादेश के खिलाफ। जिस तरह से हमारे वहाँ एक भाई जो टीका लगाता था, जनेऊ धारण करता था, उसे ईस नंदा का नाम दे करके और वहाँ के समूह ने, कट्टरवादी समूह ने, जिहादी समूह ने जिस निर्दयता से उसका जो है कत्ल किया, उसे पहले मारा, उसके बाद फिर उसे लटकाया, लटकाने के बाद उसकी आग लगाई, उसके बाद उसके घर में जा कर के उसकी बहन, उसकी माँ के साथ बलात्कार किया, छोटे छोटे मासूम बच्चे को मारा, उसके पिताजी माताजी को मारा। ये हमारे लिए बहुत आक्रोश करने वाली घटना है। बार बार वो गुहार लगाता रहा अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने अधिकारियों से कि मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, मुझे बचाओ, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनी गई। बांग्लादेश का जो मामला है वो पिछले कुछ सालों से आप लोग देख रहे हैं। वो हिंदुओं को जिस प्रकार टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं को चुन रहे हैं वहाँ पर और उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके पूरे परिवार के साथ। अभी कुछ दिन पूर्व हुई दीपू दास के साथ वही हुआ है। दीपू दास को बेवजह कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन केवल दीपू दास हिंदू था इसलिए उसको चिन्हित किया गया, उसको तो जलाया गया, उसके परिवार के साथ, उसकी बहन बेटियों के साथ रेप किया गया। तो वहाँ के बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं वो केवल हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है। तो देखा आपने, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे देश भर में ऐसे ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी को लेकर उत्तराखंड से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब गहमागहमी तेज हो गई है। ऐसे में सभी पार्टियां अभी से अपनी राजनीतिक माहौल बनाने के लिए प्रचार प्रसार के साथ साथ जनता का विश्वास जीतने की कोशिश में लग रही हैं। लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नेताओं की छवि को धूमिल किया जा रहा है। ताजा मामला
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़ा है, जिसमें 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनकी छवि को पाकिस्तान जासूस बताया गया। यानी कि एक AI वीडियो जनरेट किया गया जिसमें हरीश रावत को पाकिस्तानी जासूस के तौर पर दिखाया गया है। इसके बाद से पूर्व मुख्यमंत्री ने नेहरू कॉलोनी देहरादून में मुकदमा दर्ज करवाया, जिससे 2027 चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल होने का जो अंदाजा है वो सभी लोग इसके बीच लगा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बिहार चुनाव में भी देखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियोस भी जारी किए गए थे। इस मामले में साइबर पुलिस ने अपनी अब कमर कस ली है। साइबर पुलिस के ASP कुश मिश्रा ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से बनी वीडियोस को रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन वीडियोस प्रकाशित होने के बाद कई धाराओं से व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सहयोग पोर्टल के जरिए ऐसी वीडियोस को रोकना और हटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज बीन अ डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार। एक तरफ फायदा भी देती है, एक तरफ नुकसान भी देती है। तो डीप फेक को रोक पाना, इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ये एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई डीप फेक बनाता है या किसी को पब्लिकली डिफेम करता है तो उसके लिए बाकायदा जो नए कानून बनाए हैं, BNS में सेक्शंस हैं 353, 336, 356 डेफेमेशन का। फ्रोजरी में अगर आप किसी की फ़ोटो मॉर्फ करते हैं या इम्पर्सोनेट करते हैं तो ये सेक्शंस लगाते हैं। और IT एक्ट में भी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, ट्रेसेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया है। अगर डीप फेक किसी ने बनाया है तो हम उसको ट्रेस करते हैं, हम सहयोग पोर्टल के माध्यम से उस वीडियो को डाउन करवाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की AI वीडियो के बाद अब विभिन्न पार्टियों के राजनेता और भी सतर्क हो गए हैं। अब देखना यह होता है कि क्या 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी कितनी डीप फेक वीडियो सामने आती है और क्या इसकी कोई राजनीतिक पार्टी फायदा उठाती है कि नहीं। अपने कैमरा पर्सन आशिक के साथ में हरिवंश वशिष्ठ, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो देखिए, सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पाकिस्तानी जासूस और देशद्रोही बताए जाने वाले कथित AI वीडियो को लेकर सियासी घमासान अब तेज हो गया है। देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी में इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद बीजेपी से सबूत मांगने उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि बीजेपी मुख्यालय से पहले भारी संख्या में पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग करके भीड़ को रोक दिया, लेकिन इस दौरान हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है और ये पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट से समझिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पाकिस्तानी जासूस और देशद्रोही बताए जाने वाले कथित AI वीडियो को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ IT एक्ट समेत 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस वीडियो में हरीश रावत को पाकिस्तानी जासूस और देशद्रोही करार दिया गया। इसे लेकर वे बेहद आक्रोशित नजर आए। मामले को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी पर सीधे हमलावर हैं और इसी कड़ी में वे अपने समर्थकों के साथ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे और यहां तक कि बीजेपी से सार्वजनिक तौर पर खुद को देशद्रोही बताए जाने के सबूत भी मांगे। के साथ भाजपा कार्यालय के नजदीक तक जाकर के ये प्रश्न उनसे दोहराऊंगा और इसका उत्तर पूछूंगा। और हमने तय किया है कि आज हम मामला यहीं तक स्थगित करेंगे और इसके बाद यदि भाजपा ने या तो प्रमाण देंगे जो सवाल हमने उठाए हैं या अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे, और यदि ऐसा नहीं किया तो जनवरी में महीने में फिर तय करेंगे। लेकिन इस समय हम सब लोग जो है इसके बाद अंकिता हत्याकांड के मामले में अंकिता को न्याय मिले, हमारी बेटियों को न्याय मिले, उस मामले में अपना फोकस रखें। बीजेपी मुख्यालय पहुंचने से पहले ही पुलिस ने लगभग 200 मीटर पहले बैरिकेडिंग लगा दी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसी दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोकझोंक और गहमा गहमी का माहौल भी दिखाई दिया।
इस वक्त हम लोग भाजपा कार्यालय से चंद मीटरों की दूरी पर हैं और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, लगातार ये कहा जा रहा था कि हरीश रावत द्वारा कि हमारे खिलाफ लगातार एआई वीडियो बनाई जा रही है और एआई वीडियो बनाने के बाद उन्होंने तहरीर भी दर्ज करवाई थी और साफ तौर पर यह कहा था कि फेसबुक पेज से जब तक ये डिलीट नहीं मारते हैं तब तक जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसी क्रम में आज हरीश रावत खुद यहाँ पहुंचे हैं और हरीश रावत का साफ तौर पर यह कहना है कि वीडियो के जरिए जो है भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इस वक्त जो है बैरिकेड पर देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स पर जो है धक्का मुक्की चल रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस बल हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो लगातार बार बार कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने जो एआई वीडियो डाला है उससे बवाल जरूर। न्यूज इंडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान देते हुए कहा कि वे बीजेपी से ये जानने के लिए आए हैं कि आखिर किस आधार पर उन्हें पाकिस्तानी और विदेशी जासूस बताया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक पूर्व मुख्यमंत्री को मुकदमा दर्ज कराने के लिए 4 घंटे तक थाने में बैठना पड़े तो आम जनता की स्थिति आखिर क्या होगी। हरीश रावत ने ये भी ऐलान किया कि जनवरी 2026 में वे 6 दिन तक बीजेपी मुख्यालय जाकर लगातार सबूत मांगेंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रमाण या सबूत दिए गए तो ठीक, वरना वे इस मुद्दे को जनता की अदालत में लेकर जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद हैं और आज वो भाजपा कार्यालय जाने के लिए तैयार थे, लेकिन बैरिकेडिंग रोककर जो है लगाकर उन्हें रोक दिया गया। सर, किस तरीके से देख रहे हैं बैरिकेडिंग लगाई गई? इधर जा रहा हूँ अभी, ये तो आपने रोक रखा है मुझे। सर, क्या आप 5 सवालों की बात कर रहे हैं, क्या वो 5 सवाल है और आप लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि इन्होंने आपको जो है पाकिस्तानी जासूस बताया? ये 5 सवाल तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा। इनमें से एक सवाल जो अत्यधिक गंभीर है, देश के किसी भी सम्मानित नागरिक को आप यदि विदेशी जासूस बताते हैं तो उसकी तो जीते जी मौत कर दी आपने। भाजपा ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर, छद्म प्लेटफॉर्म जो भी है, उन पर मुझको पाकिस्तानी जासूस, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते दिखाया है। एनआईए पकड़ रही है और मुझे गोली मारी जा रही है, तो मुझे जीते जी भी मारा गया है और मेरे प्रति जो है हिंसा को प्रोत्साहित किया गया है। तो मैं कहने आया हूँ कि या तो मैं जासूस हूँ तो प्रमाण दो और नहीं तो माफी मांगो। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ कहा कि बीजेपी अगर उन्हें देशद्रोही या पाकिस्तानी जासूस बताने का दावा करती है तो इसके ठोस सबूत भी सार्वजनिक किए जाएं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जनवरी 2026 में भी बीजेपी की ओर से कोई प्रमाण या सबूत नहीं दिए गए तो वे इस पूरे मामले को जनता की अदालत में ले जाएंगे। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव और तेज होने के आसार साफ नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो अब बढ़ेंगे खबरों में आगे। देश की एकता और अखंडता का संकल्प लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपने सफर के 23 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर उत्तराखंड के काशीपुर में एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जहां सेवा सप्ताह के तहत मंच के कार्यकर्ताओं ने द्रोणा सागर गौशाला पहुंचकर न केवल गौसेवा की बल्कि समाज को नफरत छोड़कर मोहब्बत और सेवा का रास्ता अपनाने का भी संदेश दिया। इस दौरान क्षेत्र संयोजक ने इस्लाम की तालीम और नबी के हदीस का जिक्र करते हुए कहा कि गाय के दूध और घी में शिफा है जबकि मीट बीमारियों का घर। उन्होंने साफ कहा कि अपने आका की तालीम पर अमल करना और इंसानियत की सेवा करना ही सच्चा इस्लाम है। मंच के राष्ट्रीय संयोजक ने यह भी कहा कि इस्लाम इंसानियत का मजहब है और जहां विवाद हो उसे भी मोहब्बत में बदलना ही हमारा लक्ष्य है। राष्ट्रीय मंच 23 वर्ष पूरे कर चुका है, 24 वर्ष में प्रवेश कर लिया है और पूरे हिंदुस्तान में एक सप्ताह तक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में इसको मना रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं ने तुषार भाई साहब की सरपरस्ती में यहाँ पर गायों को चारा खिलाया और गायों की सेवा करी। और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि इसके दूध में शिफा और घी में शिफा है और मीट में इसकी बीमारी है, तो इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पर अमल करते हुए मुसलमान गायों की सेवा करते हैं और इसके हर चीज़ में शिफा है। इस्लाम का जो मूल संदेश है, पवित्र कुरान के और हदीसों के आधार पर तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पर भी रहम करेगा। गाय कौमी एकता का प्रतीक और आधार है।
विश्व में जहाँ भी अशांति होती है कहीं ना कहीं गाय को कारण बनाया जाता है। तो मुस्लिम राष्ट्रमंच ने एक संकल्प लिया है कि जो झगड़े का कारण हो वह मोहब्बत में कैसे परिवर्तित हो सकता है। इसी को ध्यान में लेकर के गाय सेवा की तो इंसानियत बचेगी, इस आधार को लेकर के मुस्लिम राष्ट्रमंच ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर गाय सेवा करके विश्व को एक संदेश देने का प्रयास किया। तो वहीं देहरादून के सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिस कैथोलिक चर्च, जिसे आमतौर पर सेंट फ्रांसिस्को चर्च भी कहा जाता है, इसमें क्रिसमस का भव्य सेलिब्रेशन हुआ। चर्च को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रार्थना सभा, केरल गायन और उत्सव में शामिल हुए। देहरादून में क्रिसमस की धूम बीती रात से ही शुरू हो गई है और यहाँ चर्च सबसे ज्यादा जो है वो सुंदर तरीके से सजाया गया है, जिसको लेकर अब वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनमें काफी क्रिसमस को लेकर उत्साह भी देखा जा रहा है। शहर के कई चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा और क्रिसमस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका पूरा जो श्रेय है वो चर्च के जो वहाँ के संयोजक है उनको जाता है। क्रिसमस मुख्य रूप से ईसाई धर्म का बड़ा त्यौहार है जो प्रभु यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट के जन्म की याद में 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। सबसे प्रथम मैं दून देशवासियों को प्रभु यीशु का जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। जो प्रभु यीशु इस दुनिया में आने का एकमात्र मकसद था प्यार का संदेश, शांति का संदेश, सारा मानव जाति को वही शांति का संदेश लेके आए हैं। उसी के लिए हम प्रार्थना करते हुए आज हम लोगों ने प्रभु यीशु का जन्म दिवस अपने चर्चों में धूमधाम मनाया और सभी देशवासियों के लिए, हमारे प्रशासन के सभी व्यक्तियों के लिए प्रार्थना की। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और आज सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग अपने अपने चर्चेस में जाके क्रिसमस मना रहे हैं एंड सबको मैरी क्रिसमस, सबको ये त्यौहार खुशियाँ लेके आए, यही हमारी प्रार्थना है सबके लिए। क्रिसमस इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन जीसस का जन्म हुआ होता है और वो ठंड में पैदा हुए थे और ये हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। ये आज हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह का जन्म हुआ है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए सारे लोग यहाँ आए हैं। हमारे क्रिश्चियंस जो समुदाय के लोग हैं वो इस पर्व को बहुत जोर शोर से और दिल खोल के जो है मनाते हैं। तो साल में एक बार आने वाला क्रिसमस पूरे इलाके में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां विकास नगर के सेंट जेम्स चर्च में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। दूर दराज के इलाके से लोग सजे धजे रूप में चर्च पहुंचे और प्रभु यीशु का गुणगान किया। क्रिसमस के मौके पर चर्च परिसर में खास सजावट की गई थी। बैंड बाजों की मधुर धुनों के बीच घोड़ा बग्घी भी आकर्षण का मेन केंद्र बना रहा। बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला, जिन्होंने झूले और कई मनोरंजन के साधनों का खूब आनंद लिया। पूरे माहौल में खुशियां, उल्लास और भाईचारे की झलक भी साफ नजर आई। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियों को मना रहे हैं। आज से 2025 साल पहले परमेश्वर ने मानव जाति पे अपने अनुग्रह को किया और अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि मानव जाति में वो शांति, प्रेम और अनुग्रह दे सके। और परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, ना किसी एक समाज से, ना किसी विशेष व्यक्ति से, परंतु परमेश्वर का वचन हमें आपको बताता है कि संसार से परमेश्वर ने प्रेम किया और उसने अपने पुत्र को संसार के रूप में भेजा, अमन, शांति और प्रेम का संदेश लेके। घंटे की मधुर आवाज, सजे धजे लोग और हर चेहरे पर मुस्कान। विकास नगर में क्रिसमस का जश्न कुछ यूं नजर आया। सेंट जेम्स चर्च में प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता उमड़ा हुआ है। प्रार्थनाओं के साथ बैंड बाजों की धुनों ने माहौल को और खास बना दिया। वहीं घोड़ा बग्घी और रंग बिरंगी सजावट बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। पूरे चर्च परिसर में प्रेम, शांति और भाईचारा का संदेश गूंजता रहा। विकास नगर से मित्रावत, न्यूज इंडिया। बढ़ेंगे आगे। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर के पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड में तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष सुमन महरा के कार्यकाल यानी कि 2027 में यात्रियों और वाहन चालकों की सुविधा के लिए हाईटेक शौचालय का निर्माण कार्य
विकास योजना से कराया गया था, लेकिन इस सुलभ शौचालय के दरवाजे यात्रियों और आम जनता के लिए खुले ही नहीं। टैक्सी संचालक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोहाघाट नगर पालिका से यात्री वाहन चालकों और खासकर महिलाओं को हो रही दिक्कतों को देखते हुए सुलभ शौचालय में बनने की एक बार फिर से मांग शुरू कर दी है। टैक्सी संचालक ने बताया है कि बरसों बीत जाने के बावजूद नगर पालिका लोहाघाट ने इस सुलभ शौचालय को खोला ही नहीं है, जिस कारण से टैक्सी स्टैंड में खासकर महिला यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मामले में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि सुलभ संस्था ने इस शौचालय को चलाने का निर्णय लिया है, जिसके अलावा रोडवेज बस के पास बने शौचालय को भी सुलभ संस्था चलाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि मामले में उनकी सुलभ संस्था के अधिकारियों से बात चल रही है और जल्द ही संचालन यानी कि सुलभ शौचालय का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। के बारे में इतना तो पता नहीं ये कब बना, लेकिन इतना पता है पिछले 15 साल से मैं भी इसी रोड पे आया हूँ। ये जब से मतलब एक बार खुला शायद कहने पर, वर्मा जी को मैंने कितनी बार कहा, इससे पहले जो हमारे नगर पालिका में जो उनके बॉस थे उनसे भी कहा था, उनने शायद एक दिन के लिए खोला, लेकिन तब से ये बंद पड़ा है। यहाँ जब भी बाहर से कोई महिला आती हैं, हमने ये गाड़ियाँ लगाए हैं, उनके इर्द गिर्द जाके वो शौच के लिए जाते हैं बेचारे, या किसी को मजबूरन यहाँ से रोडवेज में जो हाईटेक वो बना है उसमें जाना पड़ता है। तो लगभग 2 साल होने को है, ये जब से तो पूरा बंद ही है लगभग ये। और यहाँ इतनी दिक्कत आती है कि महिलाएँ हमें इतनी शर्म लग जाती है कि महिलाएँ इधर उधर झाँकती हैं, कहाँ जाएँ। एक किसी खोकर मिला या गाड़ी मिली तो हमारी उसकी आड़ में बैठ के शौच करते हैं। बड़ा उनका जो है टॉयलेट जाने के लिए बड़ी परेशानी है। शासन से हम ये कह रहे हैं कि लोहाघाट का विकास के नाम पर जो ऐसा विकास हो रहा है देखने में ये देख। वहीं नैनीताल के तल्लीताल फांसी गधेरा इलाके में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंद दिया, जहां लोगों की चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। राहगीर मौके पर पहुंचकर वाहन चालक और उसके साथी मौके से फरार हो गए। वहीं लोगों ने किसी तरह कार के नीचे दबे हुए तीनों लोगों को बाहर निकाला और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ तीनों का फिलहाल इलाज जारी है। वहीं हादसे को अंजाम देने वाले कार चालक पुलिसकर्मी बताए जा रही हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस कार चालक और उसके साथी जो उस कार में बैठे थे उनकी तलाश में जुट गई है। हाँ, ये अभी सुबह सूचना मिली थी कि डाट से जैसे ही हम कचहरी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे फांसी गधेरा जगह है, वहाँ पे जो है एक दुर्घटना घट गई, जिसमें एक कार चालक ने कुछ जो है वर्कर जो पेंटिंग का काम करते थे उनको एक्सीडेंट कर दिया। और उसके बाद जो है तुरंत ही जो है पुलिस लाइन से जो है कुछ कर्मचारी आए तो देखा तो जो घायल थे उनको तुरंत टैक्सी से बिठा के अस्पताल लाया गया और जो चालक था वो फरार हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सुशासन केवल नीतियों तक ही नहीं सीमित है, बल्कि धरातल पर सशक्त रूप से दिखाई भी दे रहा है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान ने प्रशासन और नागरिक के बीच की दूरी को निर्णायक रूप से कम किया है। अब प्रदेश भर में आयोजित 113 बहुउद्देशीय शिविरों में 56,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि ये पहल जनता की वास्तविक आवश्यकताओं से जुड़ी है। 45 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में नागरिकों को एक ही मंच पर सभी प्रकार की सेवा, साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी दिया जा रहा है, जिसको लेकर जनता काफी संतुष्ट नजर आ रही है। इसी क्रम में हाल ही में अल्मोड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी का औचक निरीक्षण इस अभियान की आत्मा को और भी मजबूती देता है। तय कार्यक्रम से हटकर मुख्यमंत्री का काफिला अचानक अल्मोड़ा की ताड़ीखेत की न्याय पंचायत जालौनी में लगे जन जन की सरकार जन जन के द्वार बहुउद्देशीय शिविर की ओर मुड़ा और यहीं से ग्राउंड जीरो गवर्नेंस का दृश्य भी सामने आया, जिससे शासन और प्रशासन की कार्यशैली पर सीधा, साफ और निर्णायक संदेश भी दिया। वहीं बिना पूर्व सूचना मुख्यमंत्री सीधे शिविर पहुंचे, जिसके बाद से वहां पर हलचल तेज हो गई। मुख्य सेवक स्टॉल पर बैठे और नागरिकों के सामने संवाद किया गया और शिकायतें सुनकर अधिकारियों को मौके पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री धामी ने दिए हैं। परेशानियों का समाधान हो, हल हो और जो रोज की आने वाली समस्याएं हैं उनको अरे नहीं जाएगा। तो देखिए, नए साल की धूम आज ही से शुरू हो गई है और इसीलिए विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए। सीधे लिए चलते हैं आपको।
बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से, जोश से इसमें भाग लिया है। इस 4 दिवसीय विंटर कार्निवल के माध्यम से जहां एक और यहां आने वाले लोगों को यहां की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता को नजदीक से देखने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, वहीं हमारे परंपरागत हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद और पहाड़ी व्यंजनों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है, जिससे पर्यटक हमारी लोक संस्कृति, कारीगरी, पारंपरिक स्वाद से परिचित हो रहे हैं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस महोत्सव के दौरान जहां एक और प्रतिदिन आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी देश और राज्य के कई हमारे प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति उनके द्वारा दी जा रही है। वहीं बोट रेस, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक झांकियों, लाइट एंड साउंड शो तथा मनमोहक बैंड प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया जा रहा है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि कार्निवल में पर्यटकों के लिए प्रकृति भ्रमण, ट्रैकिंग, एस्ट्रो टूरिज्म तथा आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियों का आयोजन भी किया गया है।